नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ ही दोस्तों इसमें आपको जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे हर जगह से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ दोस्तों, जो सारे प्रश्नों की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो लगभग 72 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं और आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो शुरुआत में दोस्तों हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फिर हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ से। पहला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगभग की 2-3 महीने पहले। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से लेकर जो भी एग्जाम है, सारे एग्जाम आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ये प्रश्न आपको आने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर भरना रहेगा की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो दोस्तों जो सदस्य होते हैं कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 324 अगर आपने उत्तर दिया है तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। वयस्क मताधिकार, हालांकि चुनाव आयोग जो है दोस्तों वो 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में ही बताया गया, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा वयस्क मताधिकार। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में क्या? वयस्क मताधिकार। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुच्छेद वैसे भी एग्जाम में आते हैं तो बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। पटवारी, लेखपाल, एसआई जो भी पेपर है आपको देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। फिर से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? बंदा प्रत्यक्षीकरण है, गजब लिखा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जारी किया जाता है, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए? 18, 28, 29 या 19? तो 29 विषय दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। बिल्कुल आपको याद रखना है, 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 73वां 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 29 विषय है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग होता तो हम करते राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जैसे यूकेपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे दोस्तों? वो करेंगे राज्य के राज्यपाल, यानी कि उत्तराखंड के, उसी तरह से यूपी के भी, हर जगह के। तो याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल इसका सही उत्तर है। और आपको बताना है उत्तराखंड के यूकेपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, और इसके अलावा वर्तमान में कौन है यूकेपीएससी के अध्यक्ष, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जरूर से बताइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इनमें से आपको बताना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/4 सदस्य। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध
महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्य इनके जो हस्ताक्षर आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो ये तो दोस्तों किस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, इनका ही दोस्तों क्रम मिलाना है कि कौन पहले आया, इनका दोस्तों यहीं पर ये हमें क्रम मिलाना है। तो बलवंत राय मेहता समिति, दोस्तों सबसे पहले कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में, अशोक मेहता 1977 में। बाकी पहले नंबर पर 3 होगा, फिर 4 होगा, देख लेते हैं किसमें। तो 3 और 4 दोस्तों इसी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, इसे देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहले नंबर पर बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद GKV राव समिति, फिर लक्ष्मी सिंघल समिति। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति की दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है दोस्तों अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में। लेकिन यहाँ पर पूछा है राज्यपाल, तो राज्यपाल दोस्तों ये बनेगा अनुच्छेद 213। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों ये किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विधि का शासन, ठीक है, इतना भी आप याद रखें तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आगे अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 15 में लिंग जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। पहले दोस्तों आयु सीमा जो वोट देने की होती थी 21 होती थी, उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया कितना, 18। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अभी तक दोस्तों आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। कोटा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर। तो जोधपुर जिन जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सोचा है दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जोधपुर में है भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, या इस तरह की एग्जाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है, इन एग्जामों में बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। यहाँ से दोस्तों प्रश्न जरूर बनता है तो याद रखिएगा, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की दोस्तों स्थापना 1953, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो करंट अफेयर का ये प्रश्न दोस्तों, हिमाचल इसका उत्तर नहीं है, ना ही असम है, यह है दोस्तों अपना प्यारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है किसी एग्जाम में फिर से। अगला है ये दोस्तों वन रिपोर्ट से संबंधित है और जो 2021 की दोस्तों वन रिपोर्ट है उससे भी संबंधित मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? दोस्तों ये हो जाएगा 21.54%। उसके अनुसार है, बाकी नई वाली देख लीजिएगा। अगला है 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है तो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल या गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, जनसंख्या विस्फोट। दोस्तों यही सही होगा, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर नहीं, क्योंकि ये होगा उच्च जन्म दर और तथा निम्न मृत्यु दर, यही होगा जनसंख्या विस्फोट का कारण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने भी पूछा है और यूके ट्रिपल एससी ने भी कनिष्ठ के किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा, 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज, बोकारो, झरिया या गिरिडीह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा, ये होगा रानीगंज। तो याद रखिएगा, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था है, 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला प्रश्न दोस्तों आपको क्या याद रखना है, जो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसका गठन कब हुआ? तो 1986। तो डेट सही याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 1986 को इसका गठन हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम में नहीं है, यह नोएडा में। नोएडा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक तो मुख्यालय कहाँ है, एक स्थापना कब हुई थी अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, तो 27 अक्टूबर 1986 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नजला बार्डेन रमधने किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नामित हुई हैं? दोस्तों ये करंट अफेयर में रहा था उस समय, जब 2021 में ये जब एक पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया हुआ था। तो ये ट्यूनिशिया की थी। खैर अब याद नहीं भी रखेंगे तो आप चलेगा। अगला प्रश्न है, ये बन सकता है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की? तेलंगाना, गुजरात, असम या फिर पंजाब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित हुई थी? जर्मनी, जापान, ताइवान या फिर चीन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा, जापान में ये हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, 2021 का ही है। किसी भी एग्जाम में जो आने वाले अभी बहुत सारे एग्जाम हैं तो कहीं भी रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो भारत की रैंक 2021 के अनुसार दोस्तों 46वीं है, ये आप याद रखेंगे। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको दोस्तों जोर से करना है। अगला प्रश्न है, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? ये यहाँ पर पूछा गया है
तो ये है दोस्तों गुजरात है हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला है ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है। तो ये भी 2021 का दोस्तों करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा ई सोर्स इसका सही उत्तर है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स संबंधित है। दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है एफआई इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? दोस्तों ये किसी भी एग्जाम में आपके बन सकता है आने वाले एग्जाम में, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। अगला है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? दोस्तों ये है हमारा सोन चिरैया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अभी दोस्तों आने वाले उत्तराखंड के, थोड़ा धैर्य रखिए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एका नयाजन यंत्र साधन है जो नियोजन प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नद्रा घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1978 में। बन सकता है दोस्तों किसी एग्जाम में, याद रखिएगा 1978 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह भी करंट अफेयर का है। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट चला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा दोस्तों नकुल चोपड़ा। खैर ये करंट अफेयर उतना आएगा नहीं, ये वाला भी फिलहाल। अगला कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा HCL फाउंडेशन ने किया है। अगला है जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बन सकता है दोस्तों ये किसी भी एग्जाम में, तो सत्या नडेला का नाम आपको याद रखना होगा। अगला भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा, ना कि तमिलनाडु। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां से अब शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। अब दोस्तों चाहे आप UKPSC की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल की या SI की, कहीं भी ये प्रश्न बन सकता है। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति दोस्तों ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अभी तक उत्तराखंड के एकमात्र विभूति हैं गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष में हुआ, तो ये कब हुआ? दोस्तों ये हो जाएगा 1949 में हुआ, 1 अगस्त 1949 को। हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है। न जाने दोस्तों कितनी बार वही क्वेश्चन पूछ लिए होंगे आयोग ने, अभी भी पूछेंगे आने वाले एग्जाम में, आप देखेंगे पूछते रहेंगे आगे को भी, क्योंकि और चीजें हैं ही क्या जो पूछेंगे, वैसे बहुत चीजें, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं सदाबहार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं। अगला उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कभी दोस्तों आज तक लंबाई 252 है, जैसे काली की है, जैसे 205 है, 195 है। अभी तक फिलहाल ये तो कितनी किलोमीटर है तो आया नहीं है, पर कितनी लंबी है, सबसे लंबी कौन है? तो ये हो जाएगा काली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर, काली है। फिर भागीरथी, अलकनंदा, कोसी 168 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? UKPSC ने भी पूछा था, UKSSC ने भी। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं सभी आयोग पूछते हैं। तो रम्माण को विश्व विरासत 2009 में 2 अक्टूबर 2009 कुशल सिंह भंडारी को दोस्तों विश्व विरासत में यहाँ घोषित करने, ये मतलब कि प्रसिद्धि दिलाने के लिए इनको श्रेय जाता है इसका। तो ये जगह रम्माण 2 अक्टूबर 2009 को विश्व विरासत में घोषित किया गया। ये रम्माण दोस्तों जो होता है जोशीमठ में होता है, चमोली में। अगला गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, वैसे सभी मौलाराम के फैमिली है, चाचा ताऊ फूफा जो भी हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मौलाराम। गणिका नाटक के लेखक कौन है?
तो ये मौलाराम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं किसके रूप में? ये बिल्कुल दोस्तों नया क्वेश्चन है, बहुत कम ने इसे पढ़ा होगा, तो याद रखेगा ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं अवतार सिंह पंवार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए? तो नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भरदारी तो 1948 दोस्तों, देखिए एक ही ऑप्शन में है, बाकी और ऑप्शन तो दूर दूर आसपास भी नहीं है। तो 11 जनवरी 1948 नागेंद्र सकलानी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे। कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में हुआ था, सकलाना विद्रोह 1947 में हुआ था। तो 11 जनवरी 1948 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेगा। और 23 अप्रैल 1930 को कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? पेशावर कांड की घटना हुई थी, तो ये हो जाएगा 11 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIUE द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो टोक्यो टोक्यो। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अभी उत्तराखंड के प्रश्न और आएंगे, ये भी उत्तराखंड का ही है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत उत्तराखंड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के कौन है? प्रथम न्यायविद है प्रफुल्ल चंद्र पंत। दो बार इसलिए दोस्तों ताकि आपको चीजें याद हो सकें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? दोस्तों ये हो जाएगा गंगा। गंगा यमुना दोनों है, पर गंगा यहाँ पर आप कर सकते हैं पहले, तो ये हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पुरोला। पुरोला कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? कुड़िंद, कत्यूरी, कुषाण, पौरव वर्मन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुड़िंद मुद्राएं पुरोला उत्तरकाशी से। तो ये आपको याद रखना है। कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक दोस्तों कौन था? ये था अमोघ्य भूति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? बैजनाथ, पलेठी, पांडुकेश्वर या फिर कालसी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कालसी। और कालसी में दोस्तों कौन सी नदियों का संगम होता है, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। कालसी में किन नदियों का संगम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली, 80-30 चमोली। इसकी तरफ ही आपको जाना है, अभी हाल के पेपरों में यही मिल रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 80-30 हमारा, याद रखना आपको। उत्तरकाशी 80-16, फिर पिथौरागढ़ आएगा हमारा तीसरे नंबर पर 70-90। अगला है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया? देवभूमि का निर्देशन किसने किया? दोस्तों ये किया गोरान पैस्केलेविच ने। गोरान पैस्केलेविच ने किया था देवभूमि फिल्म का निर्देशन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? दोस्तों 95 विकास खंड है, 110 तहसीलें हैं, जनपद 13 हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। जसपाल राणा गोल्डन बॉय, जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड से हैं। उन्मुक्त चंद पिथौरागढ़ के। ऋषभ पंत भी, इतना अभी क्रिकेट में आप सभी लोग देखते हैं, तो ये भी यहीं से। ललित उपाध्याय दोस्तों नहीं है, ये यूपी से हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की है, काम किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित उपाध्याय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? वन्यजीव विहार पूछा है दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि उत्तरकाशी में है। गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पुराना वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न है, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो हैली नेशनल पार्क दोस्तों ये हो जाएगा 1936 में। ऑप्शन नंबर सी, हैली नेशनल पार्क 1936 में स्थापना हुई थी, 8 अगस्त 1936 को हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? डोडी ताल 6 कोनों वाला है, उत्तरकाशी में है। नौकुचिया ताल अपना नैनीताल। हेमकुंड, रूपकुंड चमोली में। अब कुंड कौन सा कुंड होगा दोस्तों? ये होगा रूपकुंड, यानी कि रूपकुंड जो ताल है दोस्तों
मानव कंकाल यहाँ पाए जाते हैं, चमोली जनपद में स्थित है। अगला है उत्तराखंड में बनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बनराजी, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में। इसका सही उत्तर है बनराजी जनजाति पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो ये भी प्रश्न दोस्तों बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, तो याद रखिएगा रम्माण 2016 में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा। और रम्माण पर दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया था कि रम्माण को जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया, प्रश्न आया था तो 2009 में, झांकी 2016 में, तो याद रखिएगा। अभी तक दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? मिलम, सतोपंथ, पिंडारी या गंगोत्री? अगर आपको बताना दोस्तों कुमाऊं का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा? गंगोत्री। मिलम पिथौरागढ़ में है, मिलम में जो हरा पिथौरागढ़ में है, तो गंगोत्री इसका उत्तर होगा। अगला है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम कहाँ स्थित है? स्थापना भी जान लेते हैं दोस्तों। ये है हमारा उत्तरकाशी में है। 14 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखेगा, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरुषार्थ के संपादक थे? सदानंद कुकरेती, बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी। अब दोस्तों बी और सी में से आपको लग रहा होगा इसका जो सही उत्तर है, तो बद्रीदत्त पांडे दोस्तों ये तो होंगे नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ जो है गढ़वाल से निकला था। तो ये हो जाएगा दोस्तों सदानंद कुकरेती। नहीं, सदानंद कुकरेती नहीं है, यह है गिरिजादत्त नैथानी। गिरिजादत्त नैथानी दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। परीक्षावाणी में मिल जाएगा, हर जगह प्रश्न आपको मिल जाएगा। कार्तिक स्वामी मंदिर दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग जनपद में है हमारा कौन सा मंदिर? कार्तिक स्वामी मंदिर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय पुस्तक दोस्तों ई शेरमैन ओकले 1905, ये आपको याद रखना है। होली हिमालय जो पुस्तक है ई शेरमैन ओकले 1905। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा महेंद्र चंद, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चंद वंश में दोस्तों 62 राजा हुए, तो अंतिम ये थे। और पवार वंश में दोस्तों 60 राजा हुए, तो ये हो जाएगा महेंद्र चंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। सहजपाल, अजयपाल, मानसा, श्यामसा। तो आदिनाथ दोस्तों ये हो जाएगा अजयपाल, अज्जू भाई। तो अजयपाल का नाम आपको जरूर से याद रखना दोस्तों, प्रश्न इनसे जरूर बनता है महाराजा अजयपाल से। अगला प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो किस वर्ष जुड़ा दोस्तों? ये जुड़ा हमारा 1900 में। और हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 1896 में, 1896 में। और देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो 1900 में, याद रखेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो सीधे ही आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भिलंगना, मंदाकिनी, चौराबाड़ी ताल, नंदाकिनी, नंदा घूंटी, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भिलंगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आपको जरूर से करना है। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं? सुमितानंदन पंत, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, लोक रत्न पंत गुमानी या फिर चंद्र कुंवर बर्तवाल? ये दोस्तों जितने भी हैं सभी के सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा। तो ये हो जाएगा दोस्तों लोक रत्न गुमानी पंथ, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो आगे दोस्तों इन सभी के बारे में जो भी इनकी रचनाएं हैं इनके बारे में डिटेल में किसी दिन इनसे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक के रूप में? पहली बात, चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो शिव प्रसाद डबराल। तो ये है दोस्तों इतिहासकार हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रोफेसर भी रहे हैं, प्रोफेसर इतिहासकार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? त्रिशूल, पंचाचूली, चौखंबा, कामेट? दूसरी पूछा है दोस्तों, दूसरी। त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है?
तो 71-20 है। कामेट 77-56 है। चौखंबा की कितनी है? 71-38। हाँ 71-38 है। पंचाचूली 69-04 है। तो कौन सा हुई दोस्तों? 77-56। कौन सी? कामेट। कामेट। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।